हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को सुप्रभात। लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। आज हम जो यूजी और पीजी में जो इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी जो पेपर होता है उसमें हमेशा क्वेश्चन वो पूछता है जो मैं आज जिसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, समाजीकरण की विशेषताएं। समाजीकरण की विशेषताएं किस संदर्भ में दिया जाता है और हमेशा पूछता है कि समाजीकरण की विशेषताएं किसे कहते हैं या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशलाइजेशंस किसे कहा जाता है। तो आज हम उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो समाजीकरण की विशेषताओं चर्चा करने से पहले उनके कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानने का प्रयास किया जाए, जो इस प्रकार से है। जैसे पहला ऑप्शन, सीखने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लर्निंग। क्योंकि जो सीखने की प्रक्रिया है ये भी एक समाजीकरण के अंतर्गत आता है। अब ये हमें देखना है कि इसके अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ें सीखते हैं जो हमारे सोशलाइजेशंस का कार्य करता है। क्योंकि सीखने की प्रक्रिया जो इसका हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशंस का फर्स्ट हेडिंग जो होता है सीखने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लर्निंग। क्योंकि आदमी, इंसान, चाहे व्यक्ति समाज में रहता है तो समाज में रह रहा है तो समाज का वो मेंबर हो चुका है, यानी सदस्य है। तो समाज का सदस्य है तो समाज के बारे में उसका जानने का पूरा हक है। और वो समाज को, जो समाज में जो नियम कानून हो उसको कैसे सीखता है, लोगों के साथ कैसे बिहेव करता है, ये सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो सीखने की प्रक्रिया में हम बात करेंगे व्यक्ति जो समाज के सदस्य के रूप में समाज के बारे में बहुत कुछ सीखता है। व्यक्ति जो समाज के सदस्य के रूप में समाज के बारे में बहुत कुछ सीखता है, उसी प्रक्रिया को मनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र के क्षेत्र में समाजीकरण कहा जाता है। जो व्यक्ति समाज के सदस्य के रूप में समाज के बारे में जो कुछ सीखता है उस प्रक्रिया को मनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र के क्षेत्र में हम समाजीकरण कहते हैं। लेकिन प्रत्येक प्रकार के सीखने की प्रक्रिया को समाजीकरण नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि आप समाज में हैं, एक व्यक्ति है, तो व्यक्ति जो समाज के सदस्य के रूप में समाज के बारे में जो कुछ सीखता है उसे मनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र में समाजीकरण कहा जा सकता है। लेकिन प्रत्येक प्रकार की सीखने की प्रक्रिया को हम समाजीकरण नहीं कह सकते। जैसे परीक्षा पास करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करना, जैसे परीक्षा पास करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करना, अपनों से बड़ों का सम्मान करना, राज्य के नियम कानूनों का पालन करना, दूसरों के साथ सहयोग करना इत्यादि, इन चीज़ों के बारे में सीखना समाजीकरण कहलाता है। क्योंकि सब सकारात्मक पक्ष की ओर जा रहे हैं। क्योंकि आप अपनी परीक्षा को पास करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये समाजीकरण है जो सकारात्मक पक्ष की ओर अग्रसर हो रहा है। आप अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, दूसरों का सहयोग करते हैं, जो आपके जिस राज्य में आप रहते हैं उस राज्य के द्वारा विधि विधान को आप फॉलो करते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसे समाजीकरण कहा जा सकता है। लेकिन कहीं कहीं समाज में पॉकेटमारी होती है, चोरी होती है, किसी को अपशब्द कहना होता है, ये सब समाजीकरण के अंतर्गत नहीं आते हैं। जो समाज में
नकारात्मक पक्ष की ओर अग्रसर करता है, जो एक अपराध के तौर पे जाना जाता है, वो कभी सीखने की प्रक्रिया नहीं होती है, वो समाजीकरण के अंतर्गत नहीं आता है। दूसरा, संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया, इंटरनलाइजेशंस ऑफ कल्चर। आप अपने संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया किस प्रकार कैसे करते हैं? समाजीकरण की वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत हम अपनी संस्कृति के बारे में सीखते हैं, और हम यह कह सकते हैं कि संस्कृति को सीखने की प्रक्रिया का नाम ही समाजीकरण होता है, क्योंकि संस्कृति का स्वरूप जो होता है अमूर्त रूप से होता है, जो संस्कृति कभी दिखाई नहीं देती है, इसलिए इसे सीख कर हासिल किया जा सकता है। यह भी हम कह सकते हैं कि समाजीकरण के द्वारा जो सीखा जाता है वही संस्कृति होती है। यह उल्लेखनीय होता है कि मात्र अपनी संस्कृति का ज्ञान रखना ही समाजीकरण नहीं है, बल्कि उसके अनुरूप आचरण करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ही कहा जाता है कि समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति के अहम और आत्म सम्मान या सेल्फ का विकास होता है। मैकआवर एंड पेज ने भी संस्कृति की परिभाषा दी है कि जो हम हैं वो संस्कृति है, जो हम पहने हैं वो सभ्यता है। संस्कृति अमूर्त होती है। तीसरा, समाजीकरण की विशेषताओं में एक टॉपिक है समाजीकरण एक गत्यात्मक प्रक्रिया, डायनामिक प्रोसेस। क्या होता है? किस परिस्थिति में किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका ज्ञान हमें समाजीकरण के माध्यम से प्राप्त होता है। किस व्यक्ति के साथ किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका ज्ञान हमें समाजीकरण के माध्यम से प्राप्त होता है। मनुष्य का व्यवहार सिर्फ जैविक स्तर पर ही नहीं मनुष्य का व्यवहार जैविक स्तर पर ही नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्यों के व्यवहारों का सामाजिक पहलू जैविक पहलू से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मनुष्यों का व्यवहार जो एक दूसरे के संदर्भ में होता है, वह एक सामाजिक प्राणी के रूप में होता है। समाजीकरण व्यक्ति के फंक्शनल क्षमता को बढ़ाता है, यानी उसके प्रक्रियात्मक क्षमता को बढ़ाता है। यह समाजीकरण ही है जिसके द्वारा कोई भी शिशु या बालक एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी के परिवर्तित या परिवर्तन हो जाता है। जब जिसके द्वारा कोई भी शिशु या बालक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी में परिवर्तित हो जाता है। संक्षेप में अगर कहें, यहाँ यही कहना चाहता हूँ। संक्षेप में अगर हम कहें तो हम यही कहना चाहते हैं कि समाजीकरण व्यक्तियों को विभिन्न परिस्थितियों में स्वीकृत आचरण का ज्ञान देता है, जिससे हम समाज के तमाम गतिविधियों में समाज के अन्य सदस्यों के अपेक्षा के अनुसार व्यवहार करते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि जब कोई शिशु अपने फैमिली या अपने परिवार में जब जन्म लेता है, तो वो जैविक रूप से एक शिशु या बालक होता है छोटा, लेकिन जब हम उसको कुछ सिखाते हैं, जो भी उसके सकारात्मक पक्ष को लेकर हम सिखाते हैं, तो वो एक समाजीकरण का पक्ष होता है, क्योंकि वो एक सामाजिक प्राणी होता है। और समाजीकरण के जो लास्ट विशेषताएं हैं, आजीवन प्रक्रिया, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये जीवन पर्यंत चलता रहता है समाजीकरण। ऐसा नहीं है कि आप छोटे बच्चे हैं जब जरूरत है, ये जीवन भर चलता रहता है। समाजीकरण की प्रक्रिया शैशव काल से प्रारंभ होकर वृद्धावस्था तक चलती है, यानी जब से आप जन्म लेते हैं तब तक आप जीवित रहते हैं, जब तक बूढ़े हो जाते हैं तब तक ये प्रक्रिया चलती है। यानी धरती पर जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। समाजीकरण की प्रक्रिया शैशव काल से प्रारंभ होकर वृद्धावस्था तक चलती है।
यह एक अनवरत प्रक्रिया है, यह एक कंटिन्यू प्रोसेस है। मनुष्य समाज के बारे में कुछ न कुछ हमेशा ही सीखता रहता है, क्योंकि प्रक्रिया समान रूप से हमेशा नहीं चलती है। वृद्धावस्था की तुलना में बाल्यकाल में लोग कुछ ज़्यादा ही सीखते हैं। मतलब ये कहा जाता है हमेशा कि वृद्धावस्था की अपेक्षा बाल्यकाल में सबसे ज़्यादा आप बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे एक मनोवैज्ञानिक थे या समाजशास्त्री भी थे, स्वीडन के मनोवैज्ञानिक पियाजे। पियाजे का आप नाम सुने होंगे, जे पियाजे नाम उनका। वो कहते हैं कि बच्चे कुछ अधिक जल्दी और प्रभावशाली ढंग से सीखने की क्षमता रखते हैं। वो कहते हैं, जे पियाजे कहते हैं, क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, स्वीडन के हैं, तो वो कहते हैं कि बच्चे बहुत कुछ जल्दी और प्रभावशाली ढंग से वो सीखते हैं। यह स्वाभाविक है कि क्योंकि बच्चों में नकल करने की क्षमता बहुत ज़बरदस्त होती है। बच्चे प्रारंभ में दूसरों पर निर्भर रहते हैं और इस निर्भरता की स्थिति में आज़ाद होने के लिए वो किसी चीज़ को जल्दी सीखने का प्रयास करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि छोटों घरों में एक उदाहरण के माध्यम से कि जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, हमेशा ये कहा जाता है कि छोटे बच्चों के सामने आप कुछ ऐसे न बोलिए, क्योंकि वो स्कैनर होते हैं, बड़े तेज़ी से कॉपी करते हैं और छोटे पे तो वो किसी पे डिपेंड होते हैं। फिर बाद में जब बड़े होते हैं तो उन्हें कुछ करने के लिए वो अपने आप पे स्वतंत्र निर्भर होते हैं। इसलिए जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यह एक, मैंने कहा ना कि यह शैशव काल से और वृद्धा अवस्था तक ये जो चलने की प्रक्रिया है, और ये एक अनवरत प्रक्रिया चलती है जो कंटिन्यू प्रोसेस होती है। आप वृद्धावस्था की अपेक्षा बाल्यकाल में सबसे ज़्यादा आप सीखने की प्रवृत्ति होती है। वहीं पे जो स्वीडन के मनोवैज्ञानिक हैं, जे पियाजे, उन्होंने भी कहा कि बच्चे जो है कि बहुत जल्दी और प्रभावशाली ढंग से सीखने का जो प्रक्रिया है उनमें बहुत तेज़ी से है, और वो एक तरफ से लोगों का बड़ी तेज़ी से कॉपी करते हैं। तो ये जो लाइफ लाइन प्रोसेस थी, जो 4 प्रकार के मैंने आपको बताया, ये समाजीकरण की विशेषताएं थी जो हमेशा क्वेश्चन पूछी जाती है। आप इसके बारे में चाहे तो लिख सकते हैं, बट ये होता नहीं, थोड़ा सा कंटिन्यू प्रोसेस में होना चाहिए, क्योंकि अगर समाजशास्त्र के स्टूडेंट हैं, चाहे किसी भी टॉपिक के आप, किसी भी सब्जेक्ट के आप स्टूडेंट हैं, कभी कभी सोशलाइजेशन पे कभी एस्से लिखने के लिए भी आ जाता है। तो जो इस तरह के काम करते हैं, तो आप थोड़ा सीक्वेंस ऑर्डर में लिखते हैं तो आपको अच्छे नंबर्स मिल जाते हैं। थैंक यू सो मच। आपका दिन अच्छा हो। आप सभी को धन्यवाद।